आज की हमारी ऑडियो बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन। प्लेजर को पेन के साथ मिक्स करें। उस इंसान को अपना प्यार महसूस करने दें और फिर कुछ कदम पीछे हट जाएं। अब वो शख्स फिर से आपको खुश करने और आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इस बुक समरी में आप कुछ ऐसी ही टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। क्या कोई ऐसा है जिसकी तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान अपने लाइफ में इतना मशरूफ हो कि आपकी तरफ उसका कभी ध्यान ही ना जाता हो। तो ये बुक आपको उस शख्स का ट्रस्ट और ध्यान अपनी ओर कैसे खींचना है वो सिखाएगी। ये बुक आपको इस इंसान को अपने इशारों पर नचाना सिखाएगी। इसके लिए आपको कोई मैजिकल ड्रिंक बनाने की जरूरत नहीं या फिर किसी परी की मदद की जरूरत नहीं। आपको सुंदरता, पैसे या पावर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इन सब का असर सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। सेडक्शन तो एक माइंड गेम है और अगर आप इस आर्ट को मास्टर कर लें तो फिर आप किसी भी लड़की या लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन। चूज द राइट विक्टिम। विकॉम्टे डी वालमोट पेरिस में जवान लड़कियों और शादीशुदा औरतों को रिझाया करता था। वो अपने पसंद की किसी भी औरत को हासिल कर सकता था। इस वजह से अब वो बोर होने लगा था। अब पेरिस की कोई भी औरत उसके लिए चैलेंज नहीं थी। वो आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। इसलिए एडवेंचर की तलाश में उसने कुछ दिनों के लिए वहां से दूर अपनी आंटी के पास रहने का फैसला किया। वो अपनी आंटी के विला पर पहुंचा। वहां और भी कोई गेस्ट रहते थे। उनमें से एक थी प्रेसिडेंट डी टूरवेल। वो 22 साल की शादीशुदा लड़की थी। उसका पति काम के सिलसिले में कहीं दूर गया हुआ था। वालमोट ने टूरवेल के बारे में सुना था। वो बहुत खूबसूरत थी और अपने पति के लिए बहुत लॉयल थी। फिर भी वालमोट उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। टूरवेल रोज सुबह चर्च जाती थी। वालमोट उसका पीछा करने लगा। डिनर के वक्त भी वो चोरी चोरी एक नजर उसे देख लिया करता था। जहां पेरिस की औरतें हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि वो कैसी लग रही है, वहीं टूरवेल उन सब से अलग थी। वो अपने पहनावे या लुक्स पर ध्यान नहीं देती थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी सुंदरता का वालमोट पर क्या असर हो रहा था, और इसी बात ने वालमोट को और भी ज्यादा एक्साइट कर दिया। गर्मियों का मौसम था, इसलिए टूरवेल सिर्फ सफेद लिनन की ड्रेस पहनती थी और इस वजह से उसका आकर्षक फिगर और भी अच्छे से देखा जा सकता था। वालमोट उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसमें जैसे खो गया था। वालमोट ने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। ये सुनकर उसकी आंटी बहुत खुश हुई, हालांकि उन्हें असली कारण का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वालमोट ने टूरवेल को रिझाने की ठान ली थी। वो उसे एक चैलेंज की तरह लेने लगा था। अगर इसमें कामयाब हो जाता तो ये प्रूव हो जाता कि वो एक कमाल का सेड्यूसर था। प्रॉब्लम ये भी थी कि टूरवेल ने वालमोट के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वो जानती थी कि वो किस तरीके का बंदा था। वो उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। इसलिए वो इस बात का ध्यान रखती थी कि उसको उसके साथ कभी भी अकेले नहीं जाना है। उसका भरोसा जीतने के लिए वालमोट उसके साथ चर्च जाने लगा। उसने टूरवेल से कहा कि वो बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन वालमोट ने अपनी सेडक्शन को आगे बढ़ाने से पहले टूरवेल को टेस्ट करने का फैसला किया। उससे उसे हिंट मिल जाता कि उसका सेडक्शन काम कर रहा है या फिर नहीं, और क्या टूरवेल उसमें इंटरेस्ट ले रही है या नहीं। वालमोट ने अपनी आंटी और टूरवेल को गार्डन में वॉक करने के लिए इनवाइट किया। उसने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना जहां वो कभी जाते नहीं थे। वो जानता था कि आगे एक छोटा गड्ढा था जिसमें पानी जमा हो चुका था। क्योंकि दोनों औरतों ने गाउन पहना था तो उसे ही दोनों का हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले जाना पड़ता। जब वो वहां पहुंचे तो वालमोट ने कहा कि दूसरी तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत था। अगर उन्होंने वो नहीं देखा तो क्या देखा?
उनका आना ही बेकार हो जाएगा। वहां पहुंचने के लिए उनकी मदद के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहले उसने अपनी आंटी को पार करवाया। अब टॉरवेल की बारी थी। वॉलमोट को इसी पल का तो इंतजार था। उसका इरादा था कि वो टॉरवेल को इस तरह से पकड़ेगा कि उसका पैर लड़खड़ा जाए और वो वॉलमोट को कस के पकड़ ले। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बैलेंस बिगड़ने से टॉरवेल ने वॉलमोट को बाहों में भर लिया। वॉलमोट को उसकी तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। जब उसकी नजर टॉरवेल के चेहरे पर गई तो वो शर्म से लाल हो गई थी। अब वो समझ गया था कि टॉरवेल को सीड्यूस करना मुश्किल नहीं होगा। बहुत जल्द वो उसकी ओर खींची चली आएगी। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से टॉरवेल वॉलमोट का शिकार बन गई थी? पहला, वो अपनी लाइफ से बोर हो गई थी। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उसे एक एडवेंचर की तलाश थी। दूसरा, वो भोली भाली थी। वो सीड्यूसर नहीं थी, इसलिए वॉलमोट जो गेम खेल रहा था वो उस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे एक अधूरापन सा लग रहा था और वॉलमोट ने ये जताया था कि उस कमी को वो पूरा कर सकता था। अपनी टारगेट को पाने की जल्दबाजी मत करो। आप अपने और विक्टिम के बीच टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सेडक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और सबसे जरूरी चीज, आगे बढ़ने से पहले हिंट ढूंढना जरूरी है। ये पता लगाना चाहिए कि उस इंसान को आप में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या नहीं। अगर हाँ, तब तो आपको सेडक्शन और भी गहरा करना होगा। अप्रोच इनडायरेक्टली। एन मैरी 17th सेंचुरी फ्रांस में एक रानी थी। उनके दादा किंग हेनरी IV थे। उनके परिवार ने एन के लिए कई रिश्ते देखे थे, लेकिन वो सब बस एक पॉलिटिकल डील जैसे थे। एन को कभी कोई ऐसा नहीं मिला था जो सच में उससे प्यार करता हो। वो 42 साल की हो गई थी, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन राजा के दरबार में उसकी मुलाकात एक बहादुर सोल्जर से हुई। उसका नाम मार्किस एंटोनिन था। वो दिखने में बहुत साधारण सा था। उसकी हाइट भी कुछ कम थी, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्सों ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। एन जानती थी कि वो औरतों को सीड्यूस करने में माहिर था, लेकिन वो उसके बारे में और जानने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिनों तक वो कई बार एक दूसरे से दरबार में टकराए और उनके बीच बातचीत हुई। एन ने अपनी डायरी में लिखा था कि मार्किस के साथ हुई बातचीत उस दिन का सबसे स्पेशल और यादगार मोमेंट था। वो अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ ही समय में मार्किस उनके हमराज बन गए। अब वो उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करने लगी थी। मार्किस उन्हें कई बातों में अपनी राय भी देने लगे थे। एन को यह विश्वास हो गया था कि उसे मार्किस से प्यार हो गया है। अब वो मार्किस के दिल का हाल जानना चाहती थी, इसलिए उसने जरा घुमाकर मार्किस से अपनी शादी के मामले में एडवाइस मांगी। एन के लिए रिश्ते की तलाश अभी भी जारी थी। उसने मार्किस से पूछा कि उन लड़कों में से कौन उसका पति बनने के लिए बेस्ट चॉइस था। एन एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जेलस हो जाएंगे। उन्होंने सोचा बस यही मौका है जब मार्किस अपनी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें धक्का तो तब लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि मार्किस को उनकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो ये पूछ लिया था कि तुम अचानक शादी की बातें क्यों कर रही हो? तुम तो अपने आप में ही खुश रहती हो, तुम्हें किसी की क्या जरूरत है? और वैसे भी इनमें से कोई भी लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। एन उनके जवाब से बहुत हर्ट हुई थी। कई महीनों बाद राजा के भाई की वाइफ की डेथ हो गई। राजा लुई ने एन को अपनी भाई की दूसरी पत्नी बनने का ऑफर दिया। एन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने ये बात मार्किस से शेयर की और उनकी एडवाइस मांगी। मार्किस ने कहा कि उन्हें राजा के प्रति वफादार होना चाहिए और जिस तरह भी हो सके उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। एन इस जवाब से एक बार फिर निराश हो गई थी। इससे भी ज्यादा बुरा तो तब हुआ जब मार्किस ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसने अचानक ही एन से दूरी बना ली थी। ऐसा लग रहा था मानो अब वो उसका दोस्त बने रहना भी नहीं चाहता था। एन ने राजा को अपना डिसीजन बता दिया। वो उनके भाई से शादी नहीं करना चाहती। फिर वो मार्किस के पास गई और उन्हें एक पेपर दिया और कहा कि वो सिर्फ अगली सुबह ही इसे पढ़ सकते हैं।
उसने बताया कि उस पेपर में उसने उस इंसान का नाम लिखा था जिससे वो सच में बहुत प्यार करती थी। मार्कस ने जब पेपर खोला तो उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वो तुम हो। जब एन ने दरबार में मार्कस के साथ अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताया तो पूरा दरबार चौंक गया। एन फ्रांस की दूसरी सबसे पावरफुल औरत थी, फिर भी उसने एक मामूली सोल्जर को चुना था। अब कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। तो कुछ समझे आप? असल में मार्कस हिस्ट्री के एक बेमिसाल और ग्रेट सोल्जर थे। पहले उन्होंने एन का इंटरेस्ट जगाया, फिर उन्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट किया और उनकी फीलिंग्स को एक्साइट किया। और जब उन्होंने एन का ध्यान खुद की ओर खींच लिया तब वो उसमें कम इंटरेस्ट दिखाने लगे और पीछे हट गए। इसकी वजह से एन बेचैन हो गई और उनके सिडक्शन के जाल में फंस गई। एन से शादी करके उन्हें बेशुमार पैसा और पावर मिला। सिडक्शन ही उनका मास्टर स्ट्रोक था। जब उन्होंने एन से पहली बार बात की तब वो समझ गए थे कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मार्कस दोस्ती का लालच देकर उनके करीब होने लगे थे। दोस्त बनकर उन्होंने एन का भरोसा जीता और ये जताने की कोशिश की कि वो उनके पैसे, रुतबा या सेक्स के पीछे नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि धीरे धीरे ही सही लेकिन एन उनसे प्यार करने लगेगी। सिडक्शन का दूसरा स्ट्रोक होता है दोस्ती बढ़ाना। ऐसा करने से आपका टारगेट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। वो थोड़ा इनसिक्योर भी फील करने लगता है। क्योंकि आप अपनी हद पार नहीं कर रहे हैं तो वो कभी आपके छुपे हुए मकसद को नहीं समझ पाएगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। फिर आपको उस दोस्ती को और गहरा करना होगा। बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें यह जानने की तड़प पैदा होने लगेगी कि क्या वो दोस्त से बढ़कर कुछ और हो सकता है या नहीं। लेकिन आप उसे पहला कदम उठाने दें। उसे इस भ्रम में रहने दें कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सच तो सिर्फ आप जानते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है। सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। ऑगस्ट पर्शिया का प्रिंस था। उसकी उम्र 24 साल थी। वो फेडरिक द ग्रेट का भतीजा था। उसने पूरा फ्रांस घूम लिया था। वो वहां की हर जवान लड़की को सीड्यूस कर चुका था। एक दिन उसने मैडम डी स्टेल के विला में जाने का फैसला किया। वो एक फेमस फ्रेंच राइटर थी। मैडम स्टेल ने ऑगस्ट का बहुत स्वागत किया। उन्होंने ऑगस्ट को अपने सारे गेस्ट से मिलवाया। उसके बाद सभी डाइनिंग रूम में कॉफी पीने चले गए। वो सब नेपोलियन की वॉर स्ट्रैटेजीज और पेरिस के लेटेस्ट फैशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला। एक 30 साल की बेहद खूबसूरत औरत अंदर आई। उसका नाम मैडम रिकेमियर था। वो स्टेल की करीबी दोस्त थी। उसने प्रिंस से हेलो कहा और खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। ऑगस्ट ने उसके बारे में काफी सुना था। वो फ्रांस के चर्चित और चहीते लोगों में से एक थी। न जाने कितने लड़के उसके लिए दीवाने थे। उसका चेहरा आर्टिस्ट के लिए किसी आर्ट से कम नहीं था। वो इतनी सुंदर थी कि आर्टिस्ट उसके चेहरे की तो छोड़ो, उसके पैरों तक की पेंटिंग बनाने के लिए तरसते थे। जब वो व्हाइट ड्रेस पहनकर बॉल रूम में पार्टीज में डांस करती थी तो सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती थी। बड़ी आसानी से वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। वैसे तो प्रिंस को सिर्फ कम उम्र की लड़कियां ही पसंद थी, लेकिन रिकेमियर की अदाओं ने उस पर जादू सा कर दिया था। अपने सामने से उसे अचानक देखकर वो बस उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि लोग जितना कहते हैं वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। जहां एक तरफ वो अट्रैक्टिव और स्वीट लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ही मिस्टीरियस भी थी। और इसी चीज ने ऑगस्ट को बेचैन कर दिया था। डिनर के समय ऑगस्ट उसे गौर से नोटिस कर रहा था। वो बिल्कुल चुप थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसने 1-2 बार नजरें उठाकर प्रिंस की आंखों में देखा। ऑगस्ट की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब वो उसकी ओर और अट्रैक्ट होने लगा था। खाने के बाद सब गैलरी में इकट्ठा हुए। रिकेमियर ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। साथ ही वो एक रोमांटिक गाना गाने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी कि जो सुने बस उसमें खो जाए। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। वो बीच बीच में ऑगस्ट को देख रही थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। ऑगस्ट बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल मोहित होकर उसे एक नजर देखे जा रहा था। उसी रात के बाद उसने वहां कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में वो दोस्त बन गए, वॉक पर साथ जाने लगे। कभी कभार वो डांस पार्टीज में और बोटिंग करने भी जाया करते थे। देर रात तक एक दूसरे से बात करने लगे। उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। प्रिंस अभी भी कंफ्यूज था। रिकी मियर ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी और उससे जुड़ी बातें करती थी, लेकिन अक्सर वो ऑगस्ट के हाथों को भी टच करती थी। बातों बातों में उससे फ्लर्ट भी करती थी। बड़ी जल्दी 2 हफ्ते बीत गए। रिकी मियर ऐसे ही मिक्स सिग्नल देती रही। ऑगस्ट अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने उसे प्रपोज कर दिया। ऑगस्ट उस समय यूरोप का सबसे एलिजिबल बैचलर था। उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। फिर भी वो सिर्फ रिकी मियर के लिए खुद को बदलने को तैयार था। यहाँ तक कि वो उसका धर्म भी अपनाने के लिए तैयार था। रिकी मियर ने उसे हाँ कह दिया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। अगस्त को अपने परिवार को इस बारे में बताना था। रिकी मियर ने उसका इंतजार करने का वादा किया। उसने कहा कि इस बीच वो उम्र में उससे बड़े पति से अलग होने का अरेंजमेंट कर लेगी। वहां से जाने के बाद अगस्त ने उसे बहुत सारे लव लेटर्स लिखे, लेकिन रिकी मियर ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अगस्त अब बेचैन होने लगा था। फिर आखिर एक दिन रिकी मियर का जवाब आया। उसने शादी के लिए इनकार कर दिया था, जिसके लिए उसने माफी भी मांगी थी, और इस तरह उनका अफेयर खत्म हुआ। रिकी मियर को अगस्त से कभी प्यार था ही नहीं। अगस्त बस उसके लिए एक शिकार था, जिसे वो सिड्यूस करने में कामयाब हो गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो अपने लिस्ट में और भी ज्यादा अमीर और पावरफुल लड़कों के नाम जोड़ती जा रही थी। वो सब उसके लिए दीवाने हो गए थे, लेकिन वो कभी किसी की नहीं हुई। मिक्स सिग्नल का असर बहुत स्ट्रांग होता है। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और मिस्ट्री क्रिएट करता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर आपका धुन सवार हो जाए, तो आपको काइंडनेस और मासूमियत दिखानी चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का फ्लर्ट करके हिंट भी देनी होगी। इससे आपका टारगेट बहुत ज्यादा प्लेजर की उम्मीद करने लगेगा। वो आपको पाने के लिए तड़पने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको थोड़ी दूरी बनाकर रहना होगा। अपने बारे में सब खुलकर सामने मत आने दो। खुद को एक मिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करो। सस्पेंस बनाए रखो। अपने टारगेट को सरप्राइज करते रहो। उसके बहके हुए मन को अपने इमेजिनेशन से भरने दो। उसके बाद उससे मिलना कम कर दो। अगर आप बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो, तो वो आपसे बोर हो जाएगा। उसे थोड़ा स्पेस दो और आपको पाने की चाहत में तड़पने दो। उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर करो। अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। ये इंसान की फितरत है कि दूसरे जो चाहते हैं वो उसे पाने की इच्छा करने लगता है। यह ह्यूमन नेचर है। अगर आप सच में चाहते हो कि कोई आपकी ओर खींचा चला आए, तो सबसे बेस्ट होता है लव ट्रायंगल क्रिएट करना। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि कोई और भी है जो आपको पाना चाहता है। ये आइडिया क्रिएट करो कि कोई आपको पाने के लिए तरस रहा है। अगर इसमें कोई कंपटीशन होगा, तो आपका टारगेट आपको पाने की और इच्छा करने लगेगा। वो सबको सही साबित करने की कोशिश करने लगेगा कि आप उसके और सिर्फ उसके हो। लेकिन बिना कंपटीशन के उसका आप में इंटरेस्ट कम हो सकता है, या फिर वो शायद किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है। रोम में पॉल री नाम के 32 साल के प्रोफेसर थे। एक दिन वो एक सैलून में गए। वहां उन्होंने लू वॉन सेलोम को देखा, जो 21 साल की रशियन लड़की थी और रोम में छुट्टियां मनाने आई थी। री ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। वो दोनों रात भर बातें करते रहे। री बहुत खुश था कि भगवान और कई सारी बातों में उसके और सेलोम के थॉट्स बिल्कुल एक जैसे थे। वो बुद्धिमान थी और सोच समझकर बात करती थी। बीच बीच में वो री की आंखों में देखा करती थी। उसकी आंखों में एक शरारत थी। अगले कुछ दिन वो साथ में शहर घूमने निकले। सेलोम को पता चला कि री फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे के दोस्त थे।
उसने री को बताया कि वो फेडरिक की फैन थी और उनसे मिलना चाहती थी। सिलोम को इम्प्रेस करने के लिए री ने फेडरिक को रोम आने का इनविटेशन भेजा। वैसे तो फेडरिक को अकेले रहना पसंद था, लेकिन वो सिलोम से मिलने के लिए तैयार हो गया। फेडरिक जब सिलोम से मिला तो तुरंत ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। री इस बात से बहुत अपसेट था। अब वो हमेशा सिलोम के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका ढूंढने लगा। वो जब भी सिलोम और फेडरिक को साथ में देखता तो जल भुन जाता था। उसे ये लगता था कि पहले वो सिलोम से मिला था, इसलिए उस पर सिर्फ उसका हक था। वो हर वक्त बस उसे हासिल करने के बारे में सोचने लगा था। कुछ दिनों बाद सिलोम का रशिया लौटने का समय आ गया था। री ने उसे अपने साथ जर्मनी चलने के लिए कहा। उसने तो फेडरिक को पूछा भी नहीं था, लेकिन वो भी साथ चलने की जिद करने लगा। न चाहते हुए भी री को उसे साथ ले जाना पड़ा। एक बार जर्नी के दौरान सिलोम और फेडरिक री को साथ लिए बिना घूमने चले गए। री को ऐसा लगने लगा कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ बहुत पर्सनल और इंटीमेट हुआ था। वो गुस्से से भर गया। सिलोम को पाने की इच्छा अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो उसका जुनून बन गई थी। अंत में री ने खुद की जान ले ली। मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन। किसी को उकसाना या भड़काने का मतलब होता है किसी के मन में किसी बात का बीज बो देना और उसके लिए गिल्टी फील कराना। ये ऐसी आर्ट है कि जिसमें हिंट तो आप देते हैं, लेकिन आपके टारगेट को लगता है कि ये उनका ही शॉट है। आप पर कोई शक नहीं जाता। इसका सारा कंट्रोल सिर्फ आपके पास होता है। आप अपने टारगेट को अपने इशारों पर नचाते हैं, लेकिन आप गिल्टी फील नहीं करते, क्योंकि असल में आपने कोई कमांड या ऑर्डर दिया ही नहीं, सिर्फ हिंट दिया था और आपके टारगेट ने एक्शन लिया। सेड्यूस करने वाले इस कला में माहिर होते हैं। वो हमेशा इशारों में या हल्का सा हिंट देकर टारगेट को अपनी ओर खींचते रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा पुश नहीं करते। ये टेक्निक एक पावरफुल मैजिक की तरह होती है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसे यूज करने के लिए आपको जादूगर बनने की जरूरत नहीं है। आइए एक स्टोरी से इसे समझते हैं। एक जवान लड़के एरविन का अपनी लवर के साथ झगड़ा हो गया था। उन दोनों ने ओपेरा शो में मिलकर चीजों को ठीक करने का फैसला किया। एरवान 1 घंटे तक अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। एरवान अपनी सीट पर अकेला बैठा रहा। उस शो में मैडम डी रोजमोड भी आई थी। वो 40 साल की अमीर औरत थी। जब उसने एरवान को अकेले बैठे हुए देखा तो पूछा कि वो उसके साथ बैठ सकती है क्या। शो खत्म होने के बाद वो एरवान को साथ चलने के लिए जिद करने लगी। एरवान को पूछने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर वो जा कहाँ रहे थे। रोजमोड अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। एरवान उसके पीछे चल रहा था। रोजमोड ने फाइनली बताया कि वो उसके पति के विला में जा रहे थे। उसने बताया कि उनका रिश्ता बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। हो सकता है कि एरवान के साथ चलने से चीजें थोड़ी हल्की हो जाती। कुछ दूर जाने के बाद उसने एरवान को खिड़की से बाहर एक खूबसूरत नजारे को देखने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए एरवान को उसकी तरफ झुकना पड़ा। उसी वक्त गाड़ी को जोरदार झटका लगा, जिस वजह से एरवान का हाथ रोजमोड के पैरों के ऊपर था। रोजमोड ने कुछ देर हाथ वहीं रहने दिया और फिर थोड़ा सरक कर ठीक से बैठने लगी। यंग मैन, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? उसने पूछा और हंसने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। गलती से मेरा हाथ आपको लग गया। एरवान ने माफी मांग ली। कुछ मिनटों बाद गाड़ी रुक गई। वो विला पहुंच गए थे। रोजमोड के पति बाहर खड़े थे। उसने दोनों को वेलकम किया। एरवान ने कहा, आपका घर बहुत सुंदर है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ के कमरे तो देखने लायक है, रोजमोड ने कहा। उन सब ने साथ में डिनर किया। रोजमोड के पति बहुत सीरियस और चुप थे। फिर वो उन्हें अकेले छोड़कर अपने रूम में चले गए। रोजमोड ने एरवान को गार्डन में उसके साथ वॉक करने के लिए कहा। बहुत सुहाना मौसम था। ऊपर साफ आसमान में चांद सितारे चमक रहे थे। अचानक से एरवान ने रोजमोड का हाथ अपने हाथ में महसूस किया। रोजमोड ने कहा कि वो जानती थी कि एरवान अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति बहुत लॉयल था
और वो कभी भी इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाएगी। उन्होंने ओपेरा शो के बारे में, म्यूजिक और थिएटर के बारे में बहुत सारी बातें की। रोसमोंड ने बताया कि पास में एक पैविलियन था जो देखने लायक था। घना अंधेरा हो चुका था, लेकिन किसी भी तरह उन्हें रास्ता मिल गया। फिर वो दोनों उसके अंदर चले गए। एवरॉन को अपनी हार्ट बीट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रोसमोंड ने बताया कि इस जगह के साथ उसकी कई यादें जुड़ी थी। वो दोनों एक सोफे पर बैठ गए। एरवान को नहीं पता था कि उसे क्या हुआ, लेकिन उसने मुड़कर रोसमोंड को किस कर लिया। पहले तो रोसमोंड पीछे हट गई, लेकिन फिर उसने एरवान को कसकर पकड़ लिया और बहुत पैशन के साथ उसे किस करने लगी। कुछ पलों बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। एरवान ने कहा कि उसे वापस विला पर जाना चाहिए। ये बहुत खास और खूबसूरत शाम थी। रोसमोंड ने मुस्कुराते हुए कहा, विला में एक बहुत स्पेशल और सुंदर कमरा है, लेकिन मैं तुम्हें वो सिर्फ तब दिखाऊंगी जब तुम ना बहकने का वादा करोगे और अच्छे से बिहेव करोगे। एरवान इसका मतलब नहीं समझा, लेकिन उसके पीछे चल दिया। वो उसे रूम में ले गई। वाकई वो रूम बहुत बड़ा और आलीशान था। उसकी सजावट देखने लायक थी। एरवान एक बार में समझ गया कि इस रूम को खास दिल बहलाने और अपने शौक पूरे करने के लिए बनवाया गया था। वहां चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे। ग्रीक गॉड एरोस की एक स्टैच्यू भी थी। उस रूम में ऐसी कई पेंटिंग्स लगी हुई थी जिसमें कपल्स के इंटीमेट मोमेंट्स को दिखाया गया था। पैविलियन में जिस चीज की शुरुआत हुई थी, अब इस रूम में वो उससे बहुत आगे बढ़ चुका था। उन्होंने रात साथ में बिताई। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। एक सेवक ने दरवाजे पर नॉक करके उन्हें बताया कि सुबह हो चुकी थी और उनके पति कभी भी जाग सकते थे। जब एवरॉन जाने लगा तो रोसमोंड ने कहा, गुड बाय यंग मैन, एक हसीन और खूबसूरत रात के लिए शुक्रिया। एवरॉन सारे रास्ते ये सोचता रहा कि सेड्यूसर तो वो था। हाँ, ये बिल्कुल सच था कि एवरॉन ने ही पहला कदम उठाया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कब रोसमोंड के जाल में फंस गया था उसे पता ही नहीं चला। उसने एवरॉन को बेवकूफ होने पर मजबूर कर दिया था और वो उस प्लेजर को हासिल करने में सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे वो चाहती थी। एंटर देयर स्पिरिट। सिंडी एडम्स एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी। 1961 में उसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि उसने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय सुकर्नो एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने इंडोनेशिया को डच से इंडिपेंडेंस दिलाने में लीडरशिप की भूमिका निभाई थी। वो 1949 में प्रेसिडेंट के पद के लिए चुने गए थे और अपनी पोजीशन पर अब भी बरकरार थे। उस समय सुकर्नो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि वेस्ट में उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से उन्हें हिटलर ऑफ एशिया का टाइटल दिया गया था। यूएस में उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। सिंडी चाहती थी कि वो इंटरव्यू काफी दिलचस्प हो, इसलिए उसने शुरुआत एक जोक से की। उसे आश्चर्य तो तब हुआ जब सुकर्नो को जोक पसंद आया। इसके बाद माहौल थोड़ा लाइट हो गया था। इंटरव्यू के बाद सुकर्नो ने सिंडी को बहुत सारे गिफ्ट दिए। जब वो अपने घर न्यूयॉर्क पहुंची तो उसे सुकर्नो के फ्रेंडली लेटर्स मिलने लगे। 3 साल बाद उन्होंने सिंडी से पूछा कि क्या वो उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने में मदद करेगी। सिंडी बहुत कंफ्यूज थी कि वो एक जानी मानी जर्नलिस्ट नहीं थी, फिर भी सुकर्नो ने उसको ये ऑफर क्यों दिया था। अचानक उसे इस बात का ख्याल आने लगा कि प्रेस के लोगों ने उसे ग्रेट सेड्यूसर का लेबल दिया था। सुकर्नो की 4 बीवियां थी और उनके हजारों अफेयर के किस्से चर्चा का विषय रह चुके थे। इन सब के बावजूद सिडनी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और कमाल का मौका था। सिडनी ने फैसला किया कि वो सुकार्डो के साथ बिल्कुल भी वैसे पेश नहीं आएगी जैसे पहली मुलाकात में आई थी। बुक लिखने के लिए उन्होंने पहला इंटरव्यू किया। सिडनी ने सुकार्डो को अपने होटल की शिकायत करते हुए ये बताया कि वहां का स्टाफ बहुत रूड था। सुकार्डो ने एक लेटर लिखा जिसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि सिडनी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अगले इंटरव्यू के लिए सिडनी को सुकार्डो के होम टाउन जाना पड़ा ताकि वो
उनके बचपन के बारे में लिख सके। इस बार उसने पायलट की शिकायत की। सुकड़ू ने उसे एक प्राइवेट प्लेन और पर्सनल फ्लाइट के साथ पूरा कैबिन क्रू ही दे दिया। एक दिन सुकारू ने सिडनी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं ऑटोबायोग्राफी क्यों लिख रहा हूं? सिर्फ तुम्हारी वजह से। उन्होंने कहा कि सिडनी बहुत स्मार्ट और दिलचस्प लड़की थी। वो हर रोज सिडनी के कपड़ों की तारीफ करते। सिडनी को लगने लगा था कि वो हिटलर ऑफ एशिया तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि दूसरे सोचते थे। कई बार सुकारू ने बातों ही बातों में सिडनी के हाथ को टच किया। एक बार तो ऐसा मौका भी आया जब सुकारू ने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन सिडनी ने क्लियर कर दिया था कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश थी। सुकारू ने उसकी बात मान ली और कहा कि वो इस बात को समझते हैं, लेकिन वो दोस्त तो बनकर रह सकते हैं ना। ये इंटरव्यू कई महीनों तक चला। सिडनी ने सुकारू में कई बदलाव नोटिस किए। वो उसके साथ पर्सनल और इनफॉर्मल होने लगे। अब वो भी सिडनी की तरह फनी और खुशमिजाज हो गए थे। पहले तो वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना करते थे, लेकिन अब कैजुअल कपड़े पहनने लगे थे। अब तो वो कई बार नंगे पैर भी घूम लिया करते थे। सुकड़ू और सिडनी बहुत क्लोज हो गए थे। एक रात उन्होंने सिडनी से उसके बालों के रंग के बारे में पूछा। सिडनी ने कहा, ब्लू ब्लैक कलर है शायद। उन्होंने कहा कि उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही रंग अपने बालों में चाहिए था। सिडनी ने सोचा कि वो मजाक कर रहे थे, लेकिन फिर सुकारू ने सिडनी को उनके महल में इनवाइट किया। सिडनी ने खुद सुकारू के बाल पर कलर लगाया। अब उन दोनों के बालों का रंग बिल्कुल एक जैसा हो गया था। 1965 में वो बुक पब्लिश हो गई। उसका टाइटल था सुकर्नो, एन ऑटोबायोग्राफी एज टोल्ड टू सिंडी एडम्स। वो बुक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। वेस्ट के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि बुक के माध्यम से सुकड़ों की पर्सनालिटी एक चार्मिंग और प्यारे इंसान के रूप में सामने आई थी। अब उन्हें तानाशाह के रूप में नहीं देखा जाता था, और सुकड़ों बिल्कुल यही तो चाहते थे, वेस्ट के लोगों की सिंपैथी और इंडोनेशिया के लोगों का प्यार। उस समय इंडोनेशिया गवर्नमेंट मिलिट्री द्वारा हटाए जाने के कगार पे था। बेशक इस बुक ने उनके प्रेसिडेंट के लिए सबकी सोच और नजरिए को बदल कर रख दिया था। वो और ज्यादा पसंद किए जाने लगे थे और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। आखिरकार उनकी सिडक्शन की ट्रिक काम कर गई थी। लेकिन इन सब के लिए उन्होंने सिडनी एडम को क्यों चुना? इसके 3 कारण थे। पहला, वो एक जानी मानी जर्नलिस्ट नहीं थी। उसे बहुत कम एक्सपीरियंस था। उसने अपने प्रोफेशनल रिलेशन को पर्सनल और इनफॉर्मल होने दिया। दूसरा, वो वेस्ट से थी। अमेरिका और यूरोप के लोग आसानी से उसकी लिखी बातों पर विश्वास कर लेते। और तीसरा, वो एक औरत थी। सुकर्णो ने बहुत ध्यान से सिडनी को देखा, समझा और उसके जैसे बनने लगा। वो फनी, दिलचस्प और फ्रेंडली थी, इसलिए वो भी बिल्कुल उसके जैसे बन गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने बालों का रंग भी उसके जैसे कर लिया था। ऐसा करने से आप अपने टारगेट के डिफेंस सिस्टम को तोड़ देते हैं और वो आपके साथ खुलने लगता है। उन्होंने हमेशा सिंडी की शिकायतों को दूर किया, उसकी जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखा, उसको कंफर्टेबल फील कराया। अब सिंडी की नजर में वो हिटलर जैसे नहीं थे, बल्कि एक अट्रैक्टिव, केयरिंग और फ्रेंडली इंसान बन गए थे। और उसने इसी इमेज को बुक में लिखकर लोगों के सामने पेश किया था। तो आपने सिडक्शन के अलग अलग फेज के बारे में जाना। सिडक्शन में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, खुद को समझना कि आप में क्या खास क्वालिटी है किसी को इम्प्रेस करने की। दूसरा, अपने टारगेट को ठीक से समझना, उनकी पसंद, उनकी जरूरतों को डिटेल से जानना। आपने जाना कि डिस्कशन की शुरुआत करने के बाद थोड़ा पीछे हटकर ये टेस्ट करना चाहिए कि क्या वो इंसान सच में आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। फिर दोस्त बनकर उसका भरोसा जीतने की कोशिश करें। मिक्स्ड सिग्नल देकर थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करें। अपने टारगेट को सरप्राइज करते रहें। आप हल्के फुल्के फिजिकल एक्शन जैसे हाथों को टच करना, आंखों में देखना, आवाज में सिडक्शन पैदा करना को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद पीछे हटकर उसे बेचैन कर दे, उन्हें आपको मिस करने दें।
ऐसा दिखाएं कि कोई और भी है जो आपको पाने के लिए तरस रहा है। इससे आपका टारगेट आपको पाने के लिए और ज्यादा इच्छा करने लगेगा। उनके मन में पैशन और इंटीमेसी की सीड को प्लांट करें। उन्हें कंफ्यूज रखें। उनकी जरूरतों को समझकर अपनी केयरिंग इमेज उनके सामने बनाएं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर वो हमेशा आपका ही बनकर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, आप सबको सेड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ उसे कर सकते हैं जिसे अपनी लाइफ में कोई कमी या अधूरापन लगता है। इसलिए अपना टारगेट ध्यान से सुने। सेडक्शन में आप क्या कहते हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि आप अपने टारगेट को कैसा फील करवाते हैं वो ज्यादा जरूरी होता है। हिस्ट्री के कई फेमस लड़के लड़कियों ने इस सेडक्शन का इस्तेमाल करके न जाने कितनी जंग की शुरुआत की, एम्पायर को रूल किया और बेशुमार धन और दौलत को हासिल किया। सेडक्शन एक माइंड गेम है जो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। ये ऐसे लोगों को सेड्यूस करता है जिन्हें अपनी लाइफ में एक अधूरापन लगता है। ऐसे लोग बड़ी जल्दी किसी की भी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसमें प्यार की कोई जगह नहीं होती। ये लोगों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, उसे एक्साइट करके छोड़ देता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये पावर आपके पास भी हो सकती है। बस सेडक्शन के आर्ट को समझने की जरूरत